सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, क्लास 11th सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस साल के स्टूडेंट हैं 2021 वाले सेशन के स्टूडेंट्स, उनके लिए विजुअल सेंसेशंस और ऑडिटरी सेंसेशन वाले दोनों टॉपिक्स कट हो चुके हैं। उनको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इस वीडियो के अंदर इन दोनों टॉपिक्स को कवर नहीं किया गया है। अगर आपका बोर्ड सीबीएसई नहीं है और आपने इन दोनों टॉपिक्स को भी समझना है तो आप आई आइकन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिकली विजुअल सेंसेशंस और ऑडिटरी सेंसेशंस को ही एक्सप्लेन किया गया है। जल्दी ही वो वीडियो आई आइकन के अंदर आ जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं, कैसे हम चीज़ों को अटेंड करते हैं, अटेंशन कैसे हम किसी चीज़ को देते हैं, परसेप्चुअल प्रोसेसेस हमारी कैसे वर्क करती हैं, किस तरह से हम अपना परसेप्शन फॉर्म करते हैं किस चीज़ के बारे में। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके किस तरह से हम अपने वर्ल्ड को जानते हैं, यही हमारा सबसे पहला टॉपिक है। The knowledge about various objects around us become possible with the help of our sense organs, our attention and our perception. इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या है। जो कुछ भी ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी फील हम करते हैं, ये सब कुछ हम सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से कर पाते हैं। अगर हमारे पास हमारे सेंस ऑर्गन्स ना हो, अगर हमें अटेंशन ना पता हो, अगर हमारे पास अपनी परसेप्शन ना हो, तो हम अपने वर्ल्ड को जान ही नहीं पाएंगे, हम इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों की इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। द सेंस ऑर्गन रजिस्टर सेवरल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनका काम होता है इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना। सेंस ऑर्गन बेसिक आपको पता होंगे, हम अभी इस चैप्टर में भी समझेंगे। हमारे आईज हो गई, हमारी नोज, हमारे ईयर्स, ये सब ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन, जो कि आसपास से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं। अब इसके बाद काम आता है हमारी अटेंशन प्रोसेस का। इन ऑर्डर टू रजिस्टर द ऑब्जेक्ट एंड देयर क्वालिटीज, इट मस्ट बी एबल टू ड्रॉ योर अटेंशन। उसको इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि वो आपकी अटेंशन पा सके। जब कोई चीज़ आपकी अटेंशन सीख कर लेगी, उसके बाद ही आप उसे रजिस्टर कर पाएंगे अपने माइंड के अंदर। देन the registered information must also be sent to the brain that constructs some meaning out of them. जो information आपके माइंड के अंदर स्टोर हुई, यानी इसे एक स्टोरी की तरह समझे। सबसे पहले आपके सामने कोई चीज़ आई, आपने उसको देखा, यानी कि उसको अटेंड किया, उसके ऊपर अटेंशन दी, उसके बाद आपके सेंस ऑर्गन्स ने उसे रजिस्टर किया। अब जब वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो गई तो उसके बाद हमने उसे भेजा अपने ब्रेन के पास। वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास गई तो ब्रेन ने उसके अंदर से कुछ मीनिंग कंस्ट्रक्ट किया, कुछ उसका मतलब बनाया, और जो भी उसने उसका मतलब फॉर्म किया उसे हम बोलते हैं हमारी परसेप्शन। वो जो मीनिंग ब्रेन हमें बताता है कि इस इंफॉर्मेशन का ये मीनिंग है, वो हमारी परसेप्शन बन जाती है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने वर्ल्ड को जानते हैं, हम अपनी दुनिया को समझते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कुछ ह्यूमन सेंसेस। कितनी तरह की हमारे अंदर सेंसेस होती हैं। 5 बेसिक सेंसेस तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, जैसे कि विजन, ऑडिशन, या फिर स्मेल, या फिर टेस्ट, या टच। ये 5 ऐसी बेसिक सेंसेस होती हैं हमारी, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विजन मतलब कि हम देख सकते हैं, ऑडिशन का मतलब हमारे ईयर से रिलेटेड है कि हम सुन सकते हैं, स्मेल हम अपने नोज से करते हैं, हम उसकी स्मेल का पता चलता है कि अच्छी है बुरी है, टेस्ट हमें पता चलता है हमारे टेस्ट बड्स की वजह से, इसका लिंक हमारी टंग के साथ होता है, टच का जो लिंक है वो हमारी बॉडी के साथ होता है, हमारी स्किन के साथ होता है, इसके रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है। तो ये सब 5 मेन ऐसी सेंसेस हैं, बेसिक सेंसेस, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही है। तो अब 11th क्लास के अंदर हमें एक नई सेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसका नाम है काइनेस्थेटिक सिस्टम। तो एक होता है काइनेस्थेटिक सिस्टम और एक और सेंस है जिसका नाम है वेस्टिबुलर सिस्टम। तो पहले हमें 5 सेंसेस पता थी, अब हमें इन्होंने 2 सेंस और बताई हैं, काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर सिस्टम। अब जो काइनेस्थेटिक सिस्टम होता है, इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं, चाहे वो घुटने का जॉइंट हो या फिर वो एल्बो का जॉइंट हो, तो इन सब जॉइंट्स के अंदर होते हैं लिगामेंट्स। उन लिगामेंट्स के अंदर इनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और काइनेस्थेटिक सिस्टम का काम होता है, ये हमें इन्फॉर्म कराता है अबाउट द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि अगर हम एल्बो की बात करें
तो यहाँ पर दो पार्ट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो अब इनकी मूवमेंट कैसे हो सकती है रिलेटेड टू ईच अदर, उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाएगा हमारा काइनेस्थेटिक सिस्टम। उसके बाद वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी के बैलेंस और पोजीशन को मेंटेन करना। इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारे कान के अंदर। तभी आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, अगर दोनों तरफ से कई बार ऐसे थप्पड़ मारता है कोई हीरो किसी विलन को, उसके कान ऐसे झन्ना जाते हैं तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये इसी वजह से दिखाते हैं क्योंकि हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, बेसिकली इसके रिसेप्टर्स हमारे कान के अंदर होते हैं, जो कि इंटर्न हमारी बॉडी के बैलेंस में हेल्प करते हैं। तो अगर हम किसी को ऐसे कान पे ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं तो उसका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो बेसिकली अब से हमें 5 सेंस ऑर्गन्स याद नहीं रखने, अब से हमें 7 सेंसेस याद रखनी है। इन पांचों के साथ साथ काइनेस्थेटिक सिस्टम और वेस्टिबुलर सिस्टम भी है। देन द लिमिटेशन ऑफ दी सेंस ऑर्गन्स। अभी हमने इतने सारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में समझा, अब उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहले, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड द सेंसेशंस इवोक्ड हैज बीन स्टडीड इन द डिसिप्लिन कॉल्ड साइकोफिजिक्स। इन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है साइकोफिजिक्स स्टडी के अंदर। So, in order to be noticed, a stimulus has to carry a minimum value or weight, जिसे हम बोलते हैं absolute threshold, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो कि ज़रूरी होती है किसी चीज़ को फील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ बहुत थोड़ी सी गर्म है तो हमें कई बार पता नहीं चलता कि वो चीज़ ज़्यादा गर्म है जब तक हम ज़्यादा देर तक वहाँ पर अपना हाथ ना रखें। ये इसी वजह से होता है कि वो स्टिमुलस वीक होती है, उसके अंदर उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती कि हम उसे पूरी तरीके से फील भी कर पाएँ। और उसी मिनिमम वैल्यू को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, या फिर एब्सोल्यूट लिमिट भी से कहा जाता है। उसके बाद, इन ऑर्डर टू नोटिस टू डिफरेंट, यहाँ पर ये टू वाला टू था, सो इन ऑर्डर टू नोटिस टू स्टिमुलाई एज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देयर हैज टू बी सम मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टिमुलाई कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड। अब दो स्टिमुलस आपस में अलग कैसे होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे दो दोस्त हमें बुला रहे हों, किसी ने हमें हमारे एक हाथ को टच किया, किसी ने हमारे दूसरे हाथ को टच किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला इसका टच है और ये वाला इसका टच है? दो स्टिमुलस आपस में अलग अलग हैं। इसके लिए भी एक मिनिमम वैल्यू होना जरूरी है, और उस मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड या फिर डिफरेंस लाइमेन। यानी कि दो चीज़ें आपस में अलग हैं, उसके लिए भी एक मिनिमम वैल्यू उन स्टिमुलस को कैरी करनी होती है, और उसी को हम नाम देते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। So basically, it is not possible to understand sensations without the understanding of AL and DL of different types of stimuli. AL का मतलब यहाँ पर यही है absolute threshold, और DL का मतलब है difference threshold. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अटेंशनल प्रोसेसेस। अब हमने समझना है कि अटेंशनल प्रोसेसेस होती क्या है, कैसे अटेंशन काम करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अटेंशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अदर इज जनरली रेफर्ड टू एज अटेंशन। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी स्टिमुलाई घूम रही हैं। स्टिमुलाई मतलब होता है कुछ भी जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, उन इतनी सारी चीज़ों में से हम किस चीज को सेलेक्ट करेंगे, उसी को कहा जाता है अटेंशन। देन बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटेंशन जो हमें इस बुक में बताई गई हैं। सबसे पहली है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन कंसर्न होती है विद द सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी स्टिमुलस घूम रही हैं, मतलब बहुत कुछ हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, पर हम उन सब पर फोकस नहीं करते, हम उन सबको अटेंड नहीं करते। हम उन लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई में से किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टिमुलाई को ही सेलेक्ट करते हैं, उसी को ही अटेंड करते हैं। ये बात करती है सेलेक्टिव अटेंशन। उसके बाद एक आती है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन बात करती है कि जो हमने अटेंड कर ली है, जिसको हम सेलेक्ट कर चुके हैं, अब उस इंफॉर्मेशन को, उस स्टिमुलस को हम कितनी देर तक कंसंट्रेट कर सकते हैं, कितनी देर तक हमारा जो अटेंशन है हम उस एक चीज पर रख सकते हैं। ये बात करती है सस्टेन्ड अटेंशन। इट इज कंसर्न्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन एनी स्टिमुलाई। यानी कि इन शॉर्ट, सेलेक्टिव अटेंशन ने ये हमें बताया कि हम इतनी सारी स्टिमुलस में से किसी कुछ स्पेसिफिक को ही सेलेक्ट करते हैं और अटेंड करते हैं। अब उन्हें अटेंड करने के बाद का काम हमें बताती है सस्टेन्ड अटेंशन। सेलेक्टेड स्टिमुलस पर कितनी देर तक कंसंट्रेट कर सकते हैं, कितनी देर तक मेंटेन करके रख सकते हैं अपनी अटेंशन को। तो इन्हें डिटेल में समझने से पहले एक और अटेंशन हमें बताई गई है, जिसको हम नाम देते हैं डिवाइडेड अटेंशन।
मतलब मेनली तो यही दो अटेंशन हैं, बट अलग से एक डिवाइडेड अटेंशन भी हमें बताई गई है। समटाइम वी ऑल्सो अटेंड टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम विच इज कॉल्ड डिवाइडिंग अटेंशन। इसको याद रखने के लिए आप सिंपल सा एक एग्जांपल अपने माइंड में रख सकते हैं। आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं या आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं और साथ में जब कभी आपने हेडफोन्स लगाए हैं या आपने अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हालांकि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, पर जिस टाइम पर हम ये चीज़ कर रहे होते हैं वो उस टाइम पर हम उसे बोल सकते हैं कि हमारी डिवाइडेड अटेंशन हो रही होती है। हम ड्राइव भी कर रहे हैं और साथ साथ में अपने फ्रेंड के साथ बात भी कर रहे हैं। तो अब सेलेक्टिव अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, हम ये समझने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स के मतलब होता है स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो हमारा स्टिमुलस है, जो भी कुछ एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसका साइज क्या है। अगर वो चीज़ बड़ी है, वो चीज़ ईजिली विजिबल है हमारे पास, तो ऑफ कोर्स हम उसे ज़्यादा मतलब ईजिली ग्रास्प करेंगे। उसकी इंटेंसिटी क्या है, अगर हमारे पास कोई वॉइस आ रही है, हमारे पास कोई नॉइज़ आ रही है, उसको हम अटेंड ज़्यादा करेंगे अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो। और अगर वो चीज़ मोशन में हो तो भी हम उस चीज़ को ज़्यादा अटेंड करेंगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि इस टाइम तक आपने मेरे माउस के कर्सर को नोटिस नहीं किया होगा, पर अगर मैं अभी इसे इस चीज़ के ऊपर ऐसे 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 करके मूव करने लग जाऊँ, इसको मोशन में ले आऊँ, तो अब आपका ध्यान इसकी तरफ ज़रूर गया होगा कि ये चीज़ यहाँ पर कुछ हिल रही है, कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मोशन और इंटेंसिटी और साइज़, जिस भी स्टिमुलस का ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जल्दी अटेंड कर लें, उस पे अपनी अटेंशन जल्दी दे दें। देन एक फैक्टर होता है हमारे इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर कंसर्न होते हैं हमारी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, यानी कि हमारी मोटिवेशनल फैक्टर और हमारे खुद के कॉग्निटिव फैक्टर्स। तो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स का ये मतलब होता है कि किसी टाइम पर हम किसी और चीज़ से मोटिवेट होते हैं, किसी टाइम पर हम किसी और चीज़ से मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस टाइम पर आपको भूख लग रही है, अगर उस टाइम पर आपके पास बहुत ही लाइट से भी कोई स्मेल आए किसी अच्छे से खाने की जो आपको पसंद है, तो आप उसे ज़्यादा अटेंड करोगे, आप उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दोगे, रेदर देन कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन है और उस टाइम पर वो लाइट सी खुशबू या कुछ भी आए, तो हो सकता है उस टाइम पर आप उसे ज़्यादा अटेंड ना करें। तो ये मतलब होता है मोटिवेशनल फैक्टर्स का, जो कि बदलते रहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे कुछ कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स के अंदर हमारी बेसिकली मेंटालिटी आती है कि किस तरह से हमारे माइंड के अंदर चीज़ें सेट है पहले से ही, कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं, उन पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को कितना ज़्यादा अटेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे माइंड के अंदर पहले से ही ऐसे चीज़ें सेट हैं कि सोमवार को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मंगलवार को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसी कई बातें हमने काफ़ी सुनी अपने आसपास। तो इन बातों की वजह से अब अगर ऐसी कोई बात कोई मेरे आसपास करेगा, तो मेरा ध्यान उस चीज़ पर ज़्यादा जाएगा, यानी कि मेरा कॉग्निटिव फैक्टर हो गया। मेरी अटेंशन किस चीज़ पर मैंने ज़्यादा दी, वो मेरे कॉग्निटिव फैक्टर्स ने भी अफेक्ट कर दिया उस चीज़ को। तो ये बेसिकली दो तरह के ब्रॉड कैटेगरी में बांटे गए हैं फैक्टर्स को, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी सेलेक्टिव अटेंशन को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी सेलेक्टिव अटेंशन के अंदर तीन छोटी छोटी सी थ्योरीज दी गई हैं, काफ़ी ईजी है ये। तो इसमें बेसिकली सबसे पहली थ्योरी आती है फिल्टर थ्योरी। फिल्टर थ्योरी ये मानती है कि जब हम किसी चीज़ को अटेंड कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हम एक बोटल नेक सिचुएशन में होते हैं। बोटल नेक का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आपने कोई माजा या किसी भी ऐसी ड्रिंक की बोतल देखी हो, तो वो नीचे से तो बोतल बहुत खुली होती है, बहुत चौड़ी होती है, बट उसका मुंह बहुत छोटा होता है, यानी कि कुछ ही अमाउंट उसके अंदर जा सकता है। अब ये होती है एक बॉटल नेक सिचुएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास बहुत सारी स्टिमुलस घूम रही हैं, बट उतनी सारी स्टिमुलस हमारे अंदर नहीं जा सकती। उनमें से एक टाइम पर कोई एक ही स्टिमुलस एंटर कर पाएगी उस बोतल के मुंह के अंदर। ये मतलब हुआ बोटल नेक सिचुएशन का। तो यही बात करती है फिल्टर थ्योरी, कि इतने सारे स्टिमुलस जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, उसमें से कोई एक ही स्टिमुलस एक टाइम पे हमारे अंदर जा सकता है। हम किसी एक ही स्टिमुलस को एक टाइम पर अटेंड कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को काटते हुए एक नई थ्योरी आई, फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। अटेन्युएशन का मतलब बेसिकली होता है वीकन्स, वीक करना। तो फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी के द्वारा ये माना गया कि कई ऐसी स्टिमुलस भी होती हैं जो कि उस फिल्टर के बावजूद हमारी अटेंशन के अंदर जा सकती हैं। तो इसको समझने के लिए दोबारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, शायद आप इससे रिलेट कर पाएँ। इस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं,
तो इस वीडियो को देखते हुए आपके पास और भी बहुत सारे शोर जरूर चल रहे होंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही सन्नाटे में बैठे हो, कोई ना कोई शोर आपके पास जरूर होगा। बट अभी तक आपने उस शोर को अटेंड नहीं किया है, आपकी अटेंशन वहां पर नहीं गई। पर सडनली अगर आप ये वीडियो को सुन रहे हो और बीच में से आपकी मम्मी या आपके पापा या कोई भी आपकी फैमिली का मेंबर आपको आवाज लगाता है, आपका नाम लेता है, तो नाम इसके अंदर सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर होता है जो कि आपकी अटेंशन सीक कर लेता है किसी और चीज को अटेंड करते हुए भी। आपका किसी ने नाम लिया तो सडनली आपकी अटेंशन वहां पर जाएगी, चाहे आपको ध्यान भी ना रहे ज्यादा, आप कॉन्शियसली उस चीज को ना सोचो, पर फिर भी आप उस चीज को अटेंड जरूर करोगे कि हाँ मेरा किसी ने शायद नाम लिया है। इस तरह से इस थ्योरी के अंदर कहा गया है कि कुछ ऐसी स्टिमुलाई फिर भी होती हैं जो उस फिल्टर के बावजूद हमारी अटेंशन के अंदर चले जाती हैं। यानी कि जो फिल्टर थ्योरी ने बात करी थी कि सिर्फ एक ही स्टिमुलस को हम अटेंड कर सकते हैं एक टाइम पर, तो फिल्टर एटेन्युएशन थ्योरी ने उसको नेगलेक्ट किया, उस बात को काटा और ये बोला कि उस एक चीज को अटेंड करने के साथ साथ अगर कोई सडनली हमारा नाम ले दे या कोई भी ऐसी अलग स्टिमुलाई आ जाए जो ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर भी वो उसके अंदर उसके साथ भी जा सकती है। उसके बाद लास्ट थर्ड थ्योरी हमारी आती है मल्टी मोड थ्योरी। मल्टी मोड थ्योरी के अंदर बेसिकली 3 स्टेजेस में इस प्रोसेस को बांट दिया गया है कि हम किस तरह से किसी चीज़ को अटेंड करते हैं। सबसे पहले हमारी सेंसरी रिप्रेजेंटेशन बनती है उस चीज़ की। हमने किसी भी सेब को देखा तो हम सबसे पहले अपने माइंड के अंदर उसकी इमेज फॉर्म करेंगे कि अच्छा ये सेब है। उसके बाद हम उसकी सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करेंगे। सिमेंटिक का मतलब होता है समझना, मतलब किसी चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले हमने किसी चीज़ की सेंसरी रिप्रेजेंटेशन बनाई अपने माइंड के अंदर कि ये लाल सी गोल सी कोई चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आके हम उसे मीनिंग देंगे, जिसका मतलब कि हम सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन अपने माइंड के अंदर करेंगे कि ये जो लाल सी चीज़ है ये सेब है। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये सेंसरी और सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर कर जाती है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये लाल सी चीज सेब है, वो हमारी कॉन्शियसनेस में चले जाती है। तो बेसिकली मल्टी मोड थ्योरी के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम सेंसरी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने माइंड के अंदर, फिर हम सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसके बाद थर्ड स्टेज पर आके वो चीज़ हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर चले जाती है। So now the next topic is factors affecting sustained attention. Sustained attention का मतलब क्या था कि हम किसी एक स्टिमुलाई पर कितनी देर तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो हम अब ये समझने वाले हैं कि इस चीज़ को कितने फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर फैक्टर आता है हमारी सेंसरी मोडेलिटी। सेंसरी मोडेलिटी का बेसिकली ये मतलब होता है कि हम किसी ऑडियो पर ज़्यादा लंबे टाइम तक फोकस रख सकते हैं रेदर देन अ वीडियो, किसी भी विजुअल से। तो क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस के लेवल पर काम करता है, इसलिए जब हम किसी वीडियो को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमारा माइंड कई सारी चीज़ों पे घूमने लग जाता है कि अच्छा ये तो ये था, इस चीज़ से मुझे ये याद आ गया, इससे ये याद आ गया। इस तरह की काफ़ी चीज़ों की चांसेस ज़्यादा होते हैं जब हम किसी विजुअल चीज़ को देख रहे हो रेदर जब हम किसी ऑडियो को सुन रहे हो। तो बेसिकली इन शॉर्ट सेंसरी मोडेलिटी का मतलब होता है कि हम किसी ऑडियो को ज़्यादा देर तक अटेंड कर सकते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन दे सकते हैं रेदर देन अ वीडियो। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई। अब ये बेसिक बात है कि कितनी हमारी स्टिमुलाई क्लियर है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ पर कितनी देर तक अटेंशन अपनी रख पाएंगे। अगर कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है तो ऑफकोर्स हम उसे ज़्यादा देर तक अटेंड नहीं कर सकते। उसके बाद आती है स्पेशियल अनसर्टेनिटी। स्पेशियल का मतलब अगर कोई चीज़ एक ही जगह पर फिक्स्ड है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा देर तक ध्यान दे सकते हैं रेदर देन अगर कोई चीज़ अलग अलग जगह पे बार बार दिख रही है तो इसलिए हम ज़्यादा देर तक ध्यान दे पाएंगे जो चीज़ सर्टेन है, चाहे वो टेम्पोरल हो चाहे वो स्पेशियल हो। अभी तक हम अपनी 2 प्रोसेसेस समझ चुके हैं, एक सेंसरी और एक अटेंशनल। अब हम थर्ड प्रोसेस को समझने वाले हैं जो कि है परसेप्चुअल प्रोसेसेस। The process by which we recognize, interpret or give meaning to the information provided by our sense organ is called perception. ये एक easy सी definition है perception की कि ये perception एक ऐसी process होती है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को recognize करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको मीनिंग देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है परसेप्शन की प्रोसेस। उसके बाद हमें 2 तरह की प्रोसेसिंग की अप्रोचेस बताई गई हैं कि किस किस तरह से हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, किस तरह से हम परसीव करते हैं।
एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग के अंदर हम पहले किसी चीज़ को एज अ होल ट्रीट करते हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ मार्क्स बनाए हैं, तो अगर हम इसे टॉप डाउन अप्रोच की तरह समझें तो हम इसे पहले एक लाइन समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर गैप भी है। और वहीं अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करेंगे कि अच्छा ये एक पर्टिकुलर अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन, ये अलग और ये अलग। उसके बाद हम समझेंगे कि अच्छा ये मिलके भी एक लाइन फॉर्म कर रही है। सो इन शॉर्ट, टॉप डाउन अप्रोच बात करती है पहले एज अ होल किसी चीज़ को समझना, उसके बाद उसके अंदर के कंपोनेंट्स पे ध्यान देना। और बॉटम अप अप्रोच इससे बिल्कुल उल्टी बात करती है कि हम पहले उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं, उसके बाद हम किसी चीज़ को एज अ होल ट्रीट करते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द परसीवर। ये परसीवर हमारे लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है। हम ह्यूमन बीइंग्स एक परसीवर होते हैं। हम अलग अलग चीज़ों को परसीव करते हैं और खुद उनको अपने हिसाब से मीनिंग देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटिव बीइंग्स who try to give meaning to their external worlds। हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को मीनिंग खुद से ही देते रहते हैं और इस मीनिंग को देने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। उनमें से सबसे पहला फैक्टर होता है हमारी खुद की मोटिवेशन। हमारी मोटिवेशन, जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये वेरी करती रहती है। किसी टाइम पर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ये इंक्लाइंड होती है, किसी टाइम पर ये किसी चीज़ के लिए इंक्लाइंड होती है। तो इसलिए हमारी मोटिवेशन के हिसाब से भी हम कई बार किसी चीज़ों को परसीव करते हैं। अगर हमारे माइंड के अंदर कोई चीज़ चल रही है, हमें किसी चीज़ की नीड है जिस टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं ऐसे गोल सा कुछ अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करूँ, तो इसको देखकर आपके माइंड के अंदर कुछ भी आ सकता है। अगर आपको इस टाइम पर भूख लगी होगी तो हो सकता है आप ये भी सोचें कि अच्छा ये पिज़्ज़ा है यहाँ पर, या फिर कोई भी ऐसी खाने वाली चीज़। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये कुछ भी लग सकता है। आई डोंट थिंक वैसे कुछ लग भी रहा है, बट इसका मतलब ये था कि हम अपनी मोटिवेशन के हिसाब से भी चीज़ों को परसीव करते हैं। दूसरा, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी कई चीज़ों को परसीव करते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर पर एक मिल्कमैन आता है जो कि डेली 6:30 से 7 के बीच में आपकी डोर को नॉक करता है और उससे आप दूध लेते हैं और फिर अपने मदर को देते हैं, एक्सेट्रा। अब अगर किसी मोमेंट पर उस टाइम पर कोई और भी आपके घर पर आ जाए तो आपके माइंड के अंदर एक प्रीसेट एक्सपेक्टेशन होगी कि अच्छा इस टाइम पर तो वो दूध वाला ही होगा। तो इस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं हमारी परसेप्शन के अंदर। हमारा कॉग्निटिव स्टाइल भी अफेक्ट करता है हमारी परसेप्शन को। इसके अंदर दो चीज़ें मेन याद रखने वाली हैं, एक है फील्ड डिपेंडेंट और एक है फील्ड इंडिपेंडेंट। तो दो तरह के कॉग्निटिव स्टाइल हमें बताए गए हैं, एक होता है फील्ड डिपेंडेंट स्टाइल और एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट स्टाइल। इनको आप लिंक करके समझ सकते हैं उस एग्जाम्पल इनको आप उस टॉपिक से लिंक करके समझ सकते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा था, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। तो उस अप्रोच के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि एज अ होल समझना या फिर पहले एज अ पार्ट, यही बात इनके अंदर करी गई है। जो जो लोग फील्ड डिपेंडेंट माइंडसेट के साथ किसी चीज़ को परसीव करते हैं, वो पहले किसी चीज़ को एज अ होल परसीव करते हैं, देन उसके पार्ट्स को देखते हैं। और जो लोग फील्ड इंडिपेंडेंट वाले कॉग्निटिव सेट से चीज़ों को परसीव करते हैं, वो पहले चीज़ों के सेट्स को देखते हैं, चीज़ों के पार्ट्स को देखते हैं, उसके बाद उसे एज अ होल ट्रीट करते हैं, एज अ होल परसीव करते हैं। उसके बाद लास्ट फैक्टर होता है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड्स और हमारे एक्सपीरियंसेस। ये ऑफ कोर्स हमारे परसेप्शन को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल समझने का आप ले सकते हैं कि एस्कीमोस जो लोग होते हैं, यानी कि जो लोग इग्लूज वगैरह में रहते हैं, बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं, उनको बर्फ़ की बहुत छोटी-छोटी डिटेल्स भी पता होती हैं क्योंकि उनका लाइवलीहुड ही उन चीज़ों से ही चलता है। बट अगर हम अपनी बात करें तो हमें उतने डिस्टिंक्शंस नहीं पता होंगे एक बर्फ़ के अंदर, जितने ज़्यादा उन्हें पता होंगे। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने वर्ल्ड को अपना एक पर्सनल मीनिंग देते हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारी खुद की परसेप्शन। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड्स इनटू मीनिंगफुल होल्स इज नोन एज फॉर्म परसेप्शन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फॉर्म परसेप्शन, जिसके अंदर हम एक विजुअल फील्ड को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो हमें एक मीनिंगफुल होल्स दिखें। होल का मतलब होता है एक कंप्लीट पिक्चर दिखे, उसको हम नाम देते हैं फॉर्म परसेप्शन। उसके बाद गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि वी परसीव द वर्ल्ड इन ऑर्गेनाइज्ड होल्स रेदर देन देयर डिस्क्रीट पार्ट्स, यानी कि हम वर्ल्ड को एज अ होल ट्रीट करते हैं। वही एग्जांपल जो हमने अभी समझा था
कि ये चीज़ ऐसे अलग अलग नहीं है, ये एक ही लाइन है। इस तरह से हम अपने वर्ल्ड को ट्रीट करते हैं, हम एज अ होल चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं रेदर देन देयर डिस्क्रीट पार्ट्स। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर दो मेन टर्म्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है गुड फिगर, यही गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अंदर की ये दोनों बातें हैं, गुड फिगर और फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। सबसे पहले फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन समझते हैं। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन का ये मतलब होता है कि हम किसी भी फिगर को ग्राउंड से अलग करके देखते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, सेग्रीगेट करना। तो हम किसी भी फिगर को उसके ग्राउंड से अलग करके देखते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये मैंने अभी यहाँ पर जो भी कुछ बनाया था, आप इसको अलग से इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आपने इसको इसके बैकग्राउंड से अलग करके देखा है। तो यही बात करता है सिंपल सा फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। और गुड फिगर का मतलब होता है सिंपल फिगर्स, यानी कि इस टाइम पर मैं यहाँ पर ऐसे गोल सा बना के और ऐसे ये चीज़ मैंने बनाई, तो ये अभी कुछ भी बन सकता है। ये हो सकता है मैंने कोई थाली बनाई हो, उसके अंदर मैंने कुछ रखा है, पर आप इसको सिंपली परसीव करेंगे कि हो सकता है ये कोई मैंने फेस बनाने की कोशिश करी है। यानी कि हम सिंपल फिगर्स परसीव करते हैं, सिंपल चीज़ें हम अपने माइंड में रखना ज़्यादा सुटेबल समझते हैं। ये मतलब होता है गुड फिगर का, कि हम एक गुड फिगर को परसीव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। Then Gestalt psychologists have given us several laws to explain how and why different stimuli in our visual fields are organized into a meaningful whole। तो ये जो बात हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हम चीज़ों को एज अ मीनिंगफुल होल ट्रीट करते हैं, इन चीज़ों को हम कैसे ट्रीट करते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ने। सबसे पहला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्पेस या फिर टाइम के हिसाब से कितनी ज़्यादा पास पास है, एक दूसरे के साथ साथ है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। तो जिन चीज़ों के बीच में प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा हो, हम उन चीज़ों को साथ में ही ट्रीट करते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में साथ ही होंगी। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यानी कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में बिल्कुल सेम लगती हों हमें, तो भी हम उन दो चीज़ों को सिमिलर ही ट्रीट करेंगे, एज अ वन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेंगे कि ये चीज़ें साथ ही बिलोंग करती हैं। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगर कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है, ये एक ऐसे लाइन जा रही है, एक ऐसे लाइन जा रही है, अब ये लाइंस अगर कंटिन्यू हो रही हैं, यहाँ पर एक ब्रेक है पर मेरे को पता है कि ये चीज़ यहाँ से जा रही है तो वो इधर को ही कंटिन्यू होगी, तो इसलिए मैं इस लाइन को एक सिंगल लाइन परसीव करूँगा और इस लाइन को एक सिंगल लाइन परसीव करूँगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि जो चीज़ें आपस में कंटिन्यू कर रही हैं उनको हम साथ में बिलोंगिंग की तरह ही ट्रीट करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस ये बात कहता है कि अगर ये पूरा वाइट बैकग्राउंड है इस टाइम पर, तो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस ये कहता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पीछे पूरा वाइट बैकग्राउंड है, इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये जो भी कुछ ब्लैक ब्लैक सी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ये हमारी मेन फिगर है, क्योंकि ये स्मॉल है कंपेरेटिव टू आवर बैकग्राउंड। हमारा वाइट एरिया बहुत बड़ा है और ये जो ब्लैक ब्लैक जिससे लिखा हुआ है, ये जो येलो से मैंने ये सब बनाया है, ये सब चीज़ें कंपैरेटिवली स्मॉल है इन दी साइज, तो इसलिए हम इसे एक मेन फिगर समझेंगे, इस बैकग्राउंड को मेन फिगर नहीं समझेंगे। हम वाइट को एक बैकग्राउंड ट्रीट कर रहे हैं। यही अपने आप में इस प्रिंसिपल को जस्टिफाई करता है कि जो चीज़ स्मॉल होती है हम उसे फिगर समझते हैं और जो चीज़ बड़ी होती है हम उसे बैकग्राउंड की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद होता है एक प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। अगर कोई चीज़ बिल्कुल सिमेट्री में चल रही है तो भी हम उसे एक बिलोंगिंग ही समझते हैं, कोई चीज़ साथ में ही समझते हैं। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। क्लोजर का मतलब वही, ये कुछ कुछ प्रॉक्सिमिटी से मिलता जुलता है, बट क्लोजर का मतलब सिर्फ गैप तक लिमिटेड होता है, प्रॉक्सिमिटी काफ़ी वाइड है। क्लोजर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये चीज़ मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल सा बनाने की कोशिश करी है। अब ये लाइंस आपस में बहुत क्लोज हैं, बहुत पास पास हैं, इसलिए हो सकता है कि आप इसे एज अ ट्राइंगल ही ट्रीट करें, एज अ ट्राइंगल ही परसीव करें। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से हम चीज़ों को डिस्क्रीट पार्ट्स में ट्रीट नहीं करते, एज अ होल ही परसीव करते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। बेसिकली इसमें हम समझने वाले हैं कि हम किस तरह से डेप्थ को परसीव करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि दो चीज़ों के बीच में इतना डिस्टेंस है या इतना स्पेस इसके अंदर है, उन सबको कैसे हम परसीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन परसीविंग डेप्थ वी डिपेंड ऑन टू मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड क्यूज। उन दो मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने नाम दिया है क्यूज का।
अब दो मेन तरह के क्यूज होते हैं। सबसे पहला होता है बाइनोक्यूलर क्यूज और दूसरे होते हैं मोनोक्यूलर क्यूज। बाइनोक्यूलर क्यूज ऐसे क्यूज होते हैं, कुछ ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे परसीव करने के लिए, जिसे फील करने के लिए हमें अपनी दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है। Whereas in the case of monocular cues, it allows us to perceive depth with just one eye. हम अपनी एक आंख से भी इन सारी इंफॉर्मेशंस को परसीव कर सकते हैं, जो भी कुछ मोनोकुलर क्यूज के अंदर आता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मोनोकुलर क्यूज के अंदर कौन कौन से क्यूज आते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर होता है रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज का मतलब ये है कि कोई चीज़, ये चीज़ आपने फील करी होगी, इनको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझें तो ये सब चीज़ें बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएंगी। रिलेटिव साइज आपने फील किया होगा जब कभी आप ट्रेन में बैठे हो और आपको दिखता है कि जो पेड़ दूर है वो आपको बहुत छोटा दिखता है साइज में, और जो कुछ चीज़ आपके पास होती है वो चीज़ आपको बड़ी दिखती है। हालांकि दोनों पेड़ एक जैसे हैं बिल्कुल, बट फिर भी जो चीज़ दूर जाती रहती है वो हमें थोड़ी छोटी होती लगती दिखती है, और जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है वो हमें बड़ी बड़ी होती दिखती है। इंटरपोजिशन का मतलब होता है कि कोई दो चीज़ें जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, यानी कि इस टाइम पर ये मेरा जो ये कर्सर है ये मैंने इस जगह पर रखा है, तो ये नीले बैकग्राउंड के ऊपर ये पीली चीज़ अभी आपको दिख रही है, तो आपको अपनी स्क्रीन के ज़्यादा पास ये पीला वाला मेरा ये कर्सर लग रहा होगा जो अभी मूव कर रहा है, रैदर देन वो जो पीछे का उसका बैकग्राउंड है। वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ उसके ऊपर ओवरलैप कर गई, ये येलो वाला जो मेरा कर्सर है ये उसके ऊपर ओवरलैप कर गया, इसलिए अब आपको ये उस स्क्रीन के ज़्यादा पास दिख रहा है। ये बात होती है इंटरपोजिशनिंग के अंदर। उसके लीनियर पर्सपेक्टिव का बेसिकली मतलब होता है कि अगर हम किसी दो चीज़ों को परसीव कर रहे हैं तो वो चीज़ें जितनी ज़्यादा दूर जाती रहेंगी उतनी ज़्यादा आपस में वो पास पास हमें लगने लग जाती हैं। लीनियर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेन की पटरियाँ। इस टाइम पर जो आपको इमेज दिख रही है अपने स्क्रीन के ऊपर, उसमें आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे वो पटरियाँ दूर जाती जा रही हैं हमें लग रहा है कि वो आपस में पास होती जा रही हैं पटरियाँ। तो ये चीज़ होती है लीनियर पर्सपेक्टिव की वजह से। उसके बाद एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जब हमें एनवायरनमेंट में कोई चीज़ जो हमसे बहुत दूर है वो थोड़ी सी ब्लूइश ब्लूइश से या फिर ब्लरी ब्लरी दिखने लगे, उस फिनोमिना को कहा जाता है एरियल पर्सपेक्टिव। उसके बाद लाइट्स एंड शेड। लाइट्स एंड शेड से भी ऑफ कोर्स हमारे परसेप्शन पे फर्क पड़ता है। जिस तरह से जिस चीज़ पर लाइट पड़ती है वो हमें लगता है कि ये चीज़ मेन है, ये चीज़ आगे हमारे पास है, और वो चीज़ ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, और जिस चीज़ पर शेड पड़ रही होती है हमें लगता है कि ये चीज़ थोड़ी हमसे दूर है और ये डार्कन हो जाती है। उसके बाद रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट कुछ कुछ रिलेटिव साइज से ही मिलता जुलता है। इसमें बस हम हाइट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा बड़ी है दिखने में हम उसे अपने ज़्यादा पास परसीव करते हैं, और जो चीज़ थोड़ी छोटी है दिखने में हम उसे अपने से दूर परसीव करते हैं। उसके बाद टेक्सचर गार्डियंट। टेक्सचर गार्डियंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। इस टाइम पर जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये इमेज दिख रही है, इसके अंदर जब आप इस वॉल के साथ साथ आगे तक देखते रहेंगे तो जब आप दूर तक इस वॉल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है पत्थरों की, मतलब वहाँ पर ज़्यादा पत्थर हैं, ऐसे आपको लगेगा इसको देख के। तो ये चीज़ होती है टेक्सचर गार्डियंट के अंदर। इसके अंदर हमें लगता है कि जो चीज़ कोई हमसे ज़्यादा दूर जा रही है तब उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, रैदर जब वो हमारे पास हो। उसके बाद मोशन पैरालैक्स। तो कोई चीज़ जो हमसे बहुत दूर है वो हमें ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, और वही चीज़ अगर सेम स्पीड पर भी मूव कर रही होगी पर वो हमारे बहुत पास है तो हमें लगेगा कि वो बहुत तेज 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 मूव कर रही है। ये होता है मोशन पैरालैक्स का मतलब। इसको भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं। जब कभी आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया हो तो आपने इस चीज़ को फील किया होगा, दूर वाले पेड़ हमें लगता है कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, और जो पास में हमारे पेड़ निकलते हैं वो लगता है कि बहुत जल्दी निकल गए हमारे पास से। तो बाइनोक्यूलर क्यूज के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है रेटिनल डिस्पैरिटी। रेटिनल डिस्पैरिटी को आप इस तरह समझ सकते हैं, अभी आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं तो कोई भी चीज़ अपने आसपास आप परसीव करें और अपनी एक आंख के ऊपर आप अपना हाथ रख लें, यानी कि आप अपनी एक आंख को बंद करें, उसके बाद किसी चीज़ को देखें और फिर उस आंख को खोलकर दूसरी आंख को बंद करके किसी चीज़ को देखें, तो आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि दोनों चीज़ों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। आपको अपनी लेफ्ट आई से कोई चीज़ थोड़ी सी लेफ्ट साइड में या कहीं दिखेगी, और राइट आई से कोई चीज़ थोड़ी अलग डिस्टेंस पे दिखेगी। तो ये बात करता है रेटिनल डिस्पैरिटी। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारी आंखें एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इनके बीच में मिनिमम 6.5 सेंटीमीटर कुछ का गैप है,
जिसकी वजह से हमें दोनों आँखों से अलग-अलग इमेज फ़ॉर्म होती है। हमारी लेफ्ट आई के रेटिना पर कुछ अलग इमेज फ़ॉर्म होती है और राइट आई के रेटिना पर कुछ अलग तरह से इमेज फ़ॉर्म होती है। उसके बाद होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास, आँखों के पास लाते जाएँ, तो हमारी आँखें अंदर को कन्वर्ज होती रहती हैं। इसको एक एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पास कोई पेन है या कुछ भी आपने कुछ पकड़ा है, उसको आप अपनी आँखों के पास लेके जाएँ। जैसे-जैसे आप उस चीज़ को अपनी आँखों के पास लेके जाएँगे, आपकी आँखें ज़्यादा अंदर को कन्वर्ज होने लग जाएँगी। ये चीज़ होती है कन्वर्जेंस की वजह से। आँखों का अंदर को कन्वर्ज होते रहना जब-जब कोई चीज़ हमारे पास आती रहे, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। उसके बाद अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बेसिकली एक एबिलिटी आप समझ सकते हैं कि हमारी आँखों की एक एबिलिटी होती है। तो जैसे एक कैमरे के अंदर हम पूरा सेट करते हैं कि उसका फ़ोकस हमें इतना रखना है, उसके डिस्टेंस हमें डेप्थ इतनी रखनी है। इस तरह से हम अपनी आँखों में भी फ़ोकस सेट करते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे हमें कितना फ़ोकस रखना है, किस चीज़ पे हमें फ़ोकस करना है, किस चीज़ को हमें ब्लर करना है। ये सब वाली एबिलिटी जो हमारी आँखों के अंदर होती है, जो अपने आप ही हमारी आँखें हमारी किसी भी चीज़ को देखने के लिए फ़ोकस एडजस्ट करती हैं, उस एडजस्टमेंट वाली एबिलिटी को बोलते हैं हम एकोमोडेशन। कि हमारी आँखें अपने आप ही हमारा फोकस एडजस्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ आर सिलेरी मसल्स। जब कोई चीज़ हमारे 2 मीटर से पास में हो तो सिलेरी मसल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, और जब कोई चीज़ 2 मीटर से दूर हो हमसे, तब हमारी सिलेरी मसल काफ़ी रिलैक्स रहती हैं। उसके बाद परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज का बेसिकली मतलब है कि हमने अभी अभी समझा कि हम अलग अलग चीज़ों को अलग तरह से परसीव करते हैं। हमारी आंखों के अंदर ही लेफ्ट के अंदर कुछ अलग इमेज बनती है, राइट के अंदर कुछ अलग इमेज बनती है, पर फिर भी कई चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। चाहे हम उन्हें अलग तरह से परसीव करें, अलग एंगल से परसीव करें, तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेम रहती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। साइज़ किसी चीज़ का हमेशा सेम रहता है, चाहे आप उसे परसीव अलग तरह से करो, बट वो रहता हमेशा सेम ही है। उसके बाद शेप, एक चीज़ की शेप भी हमेशा सेम रहेगी और उसकी ब्राइटनेस भी हमेशा सेम रहेगी। तो इन चीज़ों को बोला जाता है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज। उसके बाद इल्यूजन्स। तो इल्यूजन्स क्या होते हैं? इल्यूजन्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बट अब हम इसको डिफाइन करने वाले हैं कि किस तरह से हम इल्यूजन्स को डिफाइन करते हैं। समटाइम्स वी फेल टू इंटरप्रेट, यहाँ पर फील की जगह फेल होना चाहिए, ये नोट्स बनाते टाइम थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। फेल समटाइम्स वी फेल टू इंटरप्रेट द सेंसरी इंफॉर्मेशन करेक्टली। हम कई बार सेंसरी इंफॉर्मेशन को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर मिस परसेप्शन फॉर्म हो जाती है। सो दैट मिस परसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द मिस इंटरप्रिटेशन of the information received by our sense organs are generally known as illusions। तो जब हम अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर कुछ मिस परसेप्शंस बन जाती हैं। हम गलत तरह से अपनी रियलिटी को परसीव कर लेते हैं, और उसी को जब हम ऐसे परसीव करते हैं तो वो चीज़ फॉर्म हो जाती है इल्यूजन। हमारे माइंड के अंदर इल्यूजन्स बन जाते हैं जब हम मिस परसेप्शन करते हैं तो। उसके बाद दो तरह के अलग अलग इल्यूजन्स को एक्सप्लेन करा गया है कि ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स क्या होते हैं और एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन्स क्या होते हैं। So now the last topic of this chapter is socio-cultural influences on our perception। तो किस तरह से हमारे परसेप्शन को हमारे सोसाइटी और हमारा कल्चर अफेक्ट करता है, इस बात को अब हम समझने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पीपल डू नॉट ऑलवेज सी द वर्ल्ड एज इट इज। लोग हमेशा दुनिया को एज इट इज नहीं देखते जैसी वो होती है। इंस्टेड they construct it on the basis of the features of stimuli and their own experiences। हम अपने माइंड के अंदर ही अपना एक पर्सनल वर्ल्ड क्रिएट करते रहते हैं on the basis of the features of stimuli and on their experiences। हमारे खुद के experiences के बेस पे और उस stimuli के जो जो features हैं, उन दोनों चीज़ों के बेस पर हम अपने माइंड के अंदर कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं अपनी खुद की ही एक रियलिटी। डिफरेंट पीपल अराउंड द वर्ल्ड परसीव डिफरेंटली। हमारे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उस अलग अलग तरह के लोगों के अंदर अलग अलग तरह का ही उनका परसेप्शन फॉर्म होता है, अलग अलग तरह से ही वो एक चीज़ को परसीव करते हैं। A study done in Africa found that people had great difficulty in recognizing objects depicted in the pictures as they have never seen it। तो अफ्रीका के लोगों में एक स्टडी हुई जिनसे ये पता चला
कि उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में जब वो चीज़ किसी पिक्चर फॉर्म में हो, क्योंकि उन्होंने कभी वैसी पिक्चर्स को देखा ही नहीं है। सो दिस स्टडी हैज़ शोन दैट द इंस्ट्रक्शन इन द होम and the habitual exposure to the pictures were necessary to sustain the skill of pictorial depth perception। तो इस पिक्टोरियल डेप्थ परसेप्शन को समझने के लिए हमें उन चीज़ का हैबिचुअल होना पड़ेगा, यानी कि वो लोग इस चीज़ को इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि उन्होंने कभी वो पिक्चर्स देखी ही नहीं थी। बट हम लोग इस चीज़ को ईजिली समझ लेते हैं कि हाँ, इस पिक्चर के अंदर ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये चीज़ मेन है, पर उनको ये दिखने में मुश्किल क्योंकि वो उन चीज़ों से हैबिचुअल ही नहीं थे, उनको आदत ही नहीं थी ऐसी कोई चीज़ देखने की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कल्चर और हमारी सोसाइटी, यानी कि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, वो भी हमारे परसेप्शन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन योर बेल आइकन। हम इस चैनल पर जल्दी ही क्लास 11th भी खत्म करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्लास 11th और 12th दोनों की ही रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के अंदर ही हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें। That's it for this chapter. I will see you in the next video, which will be chapter 6, class 11 psychology. Thank you so much for watching.